जय हिंद दोस्तों। लैब स्टैंड फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपने को पढ़ना है थ्योरम ऑफ अक्षेस, अक्षों की थ्योरम। अपने जो जड़त्व गुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे रिलेटेड लगभग सारे जो अपन ने कुछ समतल ज्यामितीय आकृतियां है उन सभी को पढ़ लिया था। चकती, रिंग, गोला, ठीक है, बेलन, तो सबके बारे में लगभग अपन ने डिस्कशन कर लिया है, पूरा क्लियर कर लिया। ठीक है, अब बात आती है अक्षों की प्रमेय या फिर थ्योरम ऑफ अक्षेस। अब ये थ्योरम ऑफ अक्षेस होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जरूरत क्यों पड़ी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। भाई नॉर्मली जैसे कि फॉर ये एग्जांपल ये रिंग है, ठीक है, ये क्या है, रिंग है यानी कि वलय, रिंग है, ये क्या है, वलय है। तो आपको जड़त्व गुण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, सिर्फ इसके रेस्पेक्ट में। रिंग अगर ऐसे है, इस समतल में है, इसके रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालो, ये वाली एक्सिस जो मतलब ऐसे हो, ऐसे इसी जो समतल है इसी तल में हो, तो निकाल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला ही नहीं है इस टाइप का। अगर कोई इसके सापेक्ष पूछे ये वाली एक्सिस, तो भी हम नहीं निकाल सकते। अगर इस वाली एक्सिस के बारे में पूछे विद रेस्पेक्ट टू ये जो स्पर्श रेखा के सापेक्ष, ठीक है, जो ये टेंजेंट बनाता है इसके सापेक्ष, तो भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि अपने को फॉर्मूला सिर्फ एक का ही पता है, कौन सा, ये वाली एक्सिस, लंबवत एक्सिस, इस वाली एक्सिस का ही अपने को फॉर्मूला पता है। रिंग अगर ऐसे है, रिंग ऐसे है, तो इसके रेस्पेक्ट में अपने को फॉर्मूला पता है, कितना होता है, mr²। ये रेडियस r है, मास m है, तो mr²। तो इन बाकी सभी की एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे? अगर ऐसे कोई लंबवत एक्सिस यहाँ पर है, यहाँ से इस पॉइंट से पास हो रही है, ऐसे लंबवत है परपेंडिकुलर, तो इन सब के रेस्पेक्ट में कैसे निकालोगे? तो उसमें अपने को हेल्प कौन करेगा, ये अक्षों की थ्योरम, थ्योरम ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से अपन अपने को कोई भी अक्ष दे दे उसका अपन निकाल लेंगे। समझ गया? ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपना जड़त्व गुण खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के बाद जड़त्व गुण खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं, टॉपिक। ठीक है, जड़त्व गुण पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब देखो अक्षों की थ्योरम। तो थ्योरम कितने प्रकार की है? दो थ्योरम है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर एक तो है लंबवत अक्षों की प्रमेय यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी है समांतर अक्षों की प्रमेय यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर? लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और समांतर अक्षों की प्रमेय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लंबवत अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए, आप देखिए, स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरम, लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों की प्रमेय। अब जो ये लंबवत अक्षों की प्रमेय है, इसकी थ्योरी मैंने हिंदी में यहाँ लिखी है, इंग्लिश में यहाँ लिखी है, बाकी पूरा ही मैं इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा दूंगा। ठीक, जो बात बता रहा हूं उसको अच्छे से समझना, एक एक लाइन, एक एक शब्द एक्सप्लेन करूंगा, इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, पहले तो ये कह रहा है कि ये जो है थ्योरम केवल और केवल समतलीय वस्तुओं या पर्वतीय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी कि दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन बॉडी। कैसी बॉडी? समतल टाइप, एनी प्लेन बॉडी। ठीक है, कोई भी समतल टाइप की, बिल्कुल प्लेन टाइप की बॉडी हो, तो एनी प्लेन बॉडी के लिए ही ये थ्योरम उपयोग किया जा सकता है। यह प्रमेय केवल समतलीय वस्तुओं या पर्वतीय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। बात क्लियर? अर्थात त्रिविमीय वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात त्रिविमीय वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है,
अब देखो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि समतलीय यानी कि टू डायमेंशनल, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उनके लिए तो ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी। टू डायमेंशनल मतलब ये बोर्ड, ये एक्चुअली में क्या है, टू डायमेंशनल है, एक डायमेंशन ये एक की है, समझ गए। तीसरी इसकी डायमेंशन नहीं है, ठीक। तो टू डायमेंशनल बॉडी है उनके लिए ही उपयोग किया जाएगा, थ्री डायमेंशनल बॉडी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि जो त्रिविमीय वस्तु है, त्रिविमीय वस्तुओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया सकता। अब आप कहोगे कि सर टू डायमेंशनल या फिर समतलीय वस्तुओं कौन सी होगी और फिर त्रिविमीय या फिर थ्री डायमेंशनल कौन सी होगी। तो टू डायमेंशनल मतलब अपन क्या क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे समतल प्लेट, फिर क्या पढ़े थे, रिंग पढ़े थे, वलय, ठीक है, फिर क्या पढ़े थे, चकती, ठीक है, रिंग जिसको वलय, ठीक, यानी कि डिस्क। तो ये तीनों किसमें आएंगे, टू डायमेंशनल। और जो त्रिविमीय होता है, थ्री डायमेंशनल, इसमें क्या आएगा, गोला, स्फेयर, सिलेंडर, बेलन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलेंडर हुआ, लिख लेना यहाँ पर, सिलेंडर और स्फेयर, यानी कि बेलन और गोला, ये क्या होते हैं, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल। तो उनके लिए थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ओनली फॉर किसके लिए, टू डायमेंशनल, रिंग, प्लेट और वलय, यानी कि रिंग, प्लेट और चकती, यानी कि डिस्क हो गया, ठीक है, रिंग हो गया और आपका प्लेट। रिंग और वलय तो आपको पता है, रिंग इंग्लिश में, हिंदी में वलय, चकती इंग्लिश में डिस्क, ठीक, बात क्लियर। अब देखो उसके बाद अब ये थ्योरम क्या कहती है। अब थ्योरम की लाइनें यहां आती थी, तीन लाइनें, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेगी इसके बारे में। ये क्या कहता है कि यदि x तथा y प्रत्यय वस्तु के समतल, जो इसका तल है, प्रत्यय वस्तु के तल में है तथा परस्पर लंबवत है, यानी कि कोई दो अक्षेश ऐसी है जो ये बॉडी है, इस बॉडी का जो है, जो प्लेन है, उस बॉडी के प्लेन में एग्जिस्ट करती है, दो जो अक्षेश है वो, तथा परस्पर लंबवत है, यानी कि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली, इन दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा प्रत्येक वस्तु के तल के लंबवत अक्ष जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो क्या हो जाएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अभी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। थ्योरी इंग्लिश में देख लो, फॉर एनी प्लेन बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ इट्स एक्सेस which are perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about any two perpendicular axes in the plane of the body which intersect the first axis in the plane। हो सकता है ये रामायण आपको समझ में ना आए, लेकिन अब मैं आपको एक एक चीज करता हूं क्लियर, आपके सामने सब कुछ हो जाएगा क्लियर कट। अब देखिए सिंपल सी बात ये है, ये कह रहा है कि पहली बात तो ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होगी, बॉडी कैसी होनी चाहिए, प्लेन बॉडी, समतलीय बॉडी, परतीय बॉडी होनी चाहिए, टू डायमेंशनल होनी चाहिए, यानी कि द्विविमीय होनी चाहिए, त्रिविमीय या फिर थ्री डायमेंशनल के लिए ये काम में नहीं लेनी चाहिए। बात क्लियर, ठीक। अब कहता है कि कोई भी दो अक्षेश जो क्या है, ये समतल जो बॉडी है उसका जो तल है उसमें है, कोई भी दो अक्षेश जो बॉडी है उसका तल है उसमें है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक एक्स है दूसरा वाई है, ठीक। तो जो तीसरी एक्सेस है, ये दोनों एक्स एंड वाई क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है और इसी जो समतल है इसी प्लेन में स्थित है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपको यदि इन दोनों के रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इन दोनों के सापेक्ष आपको जड़त्वाघूर्ण पता है, तो इस वाली एक जो तीसरी अक्ष जो इन दोनों अक्षों के लंबवत, इन दोनों अक्षों के लंबवत और इन दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे, समझ गए। अभी जो थर्ड एक्सेस है वो क्या है, थर्ड वाली एक्सेस इसके भी लंबवत है
x के भी लंबवत और y के भी लंबवत, ठीक है, और x और y दोनों का जो प्रतिशत बिंदु है वहां से पास होती है। समझ गए? कहने का मतलब ये है, ये एक्सिस x होगी, ये y होगी, ठीक है, ये x होगी, ये y। तो x एंड y क्या होना चाहिए? ऑलरेडी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। बात क्लियर? पहली कंडीशन। और दोनों ही एक्सेस इस समतल में स्थित होनी चाहिए, इस प्लेन में होनी चाहिए। तो जो तीसरी एक्सेस है जो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे, इंटरसेक्शन पॉइंट, वहां से पास हो और इन दोनों के लंबवत हो, इसके भी, इसके साथ भी ये वाली जो एक्सेस है वो क्या बना रही है? 90 बना रही है एंगल, और इसके साथ भी ये 90 बना रही है। तो इस वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, वो क्या होगा? इन दोनों के जड़त्व आघूर्ण का योग, यानी कि इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। बात क्लियर? वही कह रहा है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी कि यदि आपको इसका पता है, इसका पता है, और कोई आपसे इसका पूछे, ठीक है, जो कि लंबवत है ऐसे, क्योंकि इसको मैंने ऐसे बनाया, मैं इसको ऐसे बाहर निकला हुआ कैसे बना सकता हूं? नहीं बना सकता ना, क्योंकि अपने पास बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल पे अपन 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते ना, ठीक है। तो मैं ऐसे बनाया ताकि थोड़ा बहुत फील आए कि थोड़ा बाहर निकला हुआ। एक्चुअली में इसका मतलब है कि जेड ये ऐसे है, लंबा बोर्ड के बाद ऐसा होता है भाई, एक्स एक्सिस हमेशा ऐसे होती है, वाई ऐसे होती है, जेड लंबवत होती है, जेड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बात क्लियर? खोपड़ी में घुस गई। कंडीशन आई एक्स एंड आई वाई बोथ शुड बी इन दिस प्लेन, सेम प्लान, ठीक है, ये दोनों ही क्या होनी चाहिए? आई एक्स एंड आई वाई बोथ शुड बी इन सेम प्लेन, ठीक है, इसी प्लेन में होनी चाहिए। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल, उसके बाद आपको जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, उसके बाद सब कुछ चीजें दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि हो जाएगी क्लियर आपके माइंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि वलय, चकती तथा बेलन का आपको जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके सापेक्ष? इनके व्यास के सापेक्ष, डायमीटर के सापेक्ष, यानी कि जो एक्सेस इनके व्यास से गुजरती है उसके रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है? जड़त्व आघूर्ण निकालना है। और किसकी सहायता से? लंबवत अक्षों के जो थ्योरम है उसकी सहायता से, कि आपको लंबवत अक्षों के थ्योरम यूज करके निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली वैसे भी अपने पास फार्मूला नहीं है, तो क्या करोगे? लंबवत अक्षों का जो थ्योरम है उसकी सहायता से आपको निकालना है। तो अब देखिए, पहला आता है वलय, यानी कि रिंग। पहला क्या आता है? रिंग, ठीक है। अब रिंग में आपको पूछा है व्यास से गुजरने वाली, ये अगर सेंटर है, ये इसका सेंटर है, केंद्र है, ठीक, ये सेंटर है, तो इसके व्यास से कौन सी एक्स पास होगी? आई एक्स, ठीक है। इसी प्रकार डिस्क के लिए ये वाली आई एक्स, ठीक, और इसका जो व्यास क्या है, जो डायमीटर है वो क्या है? ये वाला, ठीक। तो इन तीनों के लिए आपको निकालना है, तीनों के लिए क्या करना है? आपको निकालना है व्यास के साथ। अब देखो सिंपल सी बात है आपके सामने, ठीक। तो जब आप देखोगे तो जो वलय है, रिंग है, इसमें आपको इसके सापेक्ष निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको चाहिए 2 एक्सिस, यानी कि मैंने मान लिया कि भाई एक एक्सिस और मान लेता हूं, ये भी सेम प्लान है, तभी तो अपन ये थ्योरम यूज कर पाएंगे, ठीक है, जो कि y एक्सिस है, ठीक है। इसको आप x मान लो, चलो इसको अपन मैं आई एक्स नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सिस का नाम है, तो इसलिए इसको x एंड y देते हैं, ठीक है। ये x हो गया, ये भी हो गया x, ठीक। तो अब देखिए, इसको ज्यादा ना बना, मैंने एक और एक्सिस ले ली y, ठीक है। तो y भी क्या हो रही है? डायमीटर वाली एक्सिस है, क्योंकि y भी क्या बना रही है? डायमीटर बना रही है। ये x भी क्या बना रही है? डायमीटर बना रही है, ठीक है। और दोनों क्या आपस में? लंबवत, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। बात समझ गए? चलिए, तो अब आपको पता है कि भाई ये अगर एक्सिस कोई z है, लंबवत एक्सिस, ठीक है, तो इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला पता है? अगर ऐसी कोई लंबवत अक्ष दी हुई है आपको z वाली, ठीक है, अगर ये कोई एक्सिस z है ऐसे बाहर निकली हुई, तो इसका आपको फार्मूला पता है? तो साफ बात है, अपन जो थ्योरम के हिसाब से क्या बोल सकते हैं कि ये आई जेड इसका बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई जेड
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। बात क्लियर? ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अपने पास थ्योरम है, थ्योरम कौन सी है, लंबवत अक्षों की परमेय। लंबवत अक्षों की परमेय जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ये तो कहती है दो समतल है, सॉरी एक समतल में दो एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक्स एंड वाई। तो जो तीसरी जो एक्सिस है जो इन दोनों के भी लंबवत हो और इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, जहां पे ये प्रतिच्छेद करती है वहां से गुजरे, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यहां तक बात क्लियर? अब देखो, आपको इस वाली रेस्पेक्ट के साथ आपको पता है पहले से ही अपन ने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, एम आर स्क्वायर। तो आई जेड के लिए क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। समझ गए? आई जेड यानी कि इसको आप आई जेड को आई सेंटर भी बोल सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू आई सेंटर। सेंटर यानी कि केंद्र, क्योंकि ये कहां से पास होती है, सेंटर से पास होती है और लंबवत है, ठीक है, इसकी जो नेचुरल एक्सिस है। समझ गए? ठीक, ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब देखो आई एक्स एंड आई वाई, यहां से आप देखोगे ना तो जो आई एक्स को देखो, आई एक्स, सो जो सॉरी एक्स वाली एक्सिस इसको देखो, तो इसके सापेक्ष देखोगे तो इस साइड m/2 मास है, इस साइड m/2 मास है, ठीक। और यदि आप y को देखोगे तो भी इस साइड m/2 मास है, इस साइड m/2 मास है, यानी कि दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो द्रव्यमान वितरण है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, सेम है। समझ गए? तो इसका मतलब आई एक्स एंड आई वाई यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, दोनों ही जड़त्व आघूर्ण क्या होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, ठीक है। यहां से क्या होगा एक्चुअली में, यहां से एक्चुअली में हो जाएगा कि जो आई एक्स है इज इक्वल टू आई वाई, दोनों सेम ही रहेंगे। क्यों? मैंने बताया कि दोनों का जो द्रव्यमान वितरण है, इसके साइड इस साइड द्रव्यमान वितरण सेम है, इसके साइड सेम है। यहां देखोगे तो इस साइड सेम है, इस साइड सेम है, यानी दोनों का क्या है, द्रव्यमान वितरण समान है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आई, ठीक है। और ये आई क्या हो जाएगा, डायमीटर वाला, आई डायमीटर वाला, व्यास वाला, ठीक है। तो इसको मैं आई एक्स प्लस आई वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 2i व्यास, व्यास या डायमीटर। समझ गए? ये हो जाएगा, क्योंकि इसको इन दोनों की आई है लिखो, क्या हो जाएगा 2i, यहां से आई व्यास क्या हो जाएगा, आई व्यास हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो हमेशा ये याद रखना, जो रिंग है, रिंग का इस वाले जो एक्सिस जो पास होती है उसके रेस्पेक्ट में तो होता है एम आर स्क्वायर, जबकि इसका जो डायमीटर है, व्यास वाली जो एक्सिस है, ये भले कैसी भी हो, यहां वाली कोई एक्सिस है ना ऐसे पास हो रही है, तो उसके लिए भी एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। समझ गए? इसके लिए भी एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। मान लो कोई एक्सिस आपसे बोल दे कि सर ये कोई एक्सिस है, 1 एक्सिस का नाम दे दिया मैंने 1, इसके रेस्पेक्ट में बताओ, तो इसके लिए भी क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। क्यों? रीजन, क्योंकि इसको मैं सिद्ध करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक और अक्ष क्या खींच लूंगा, ठीक है, फिर इन दोनों को लंबा बना दूंगा, तो अक्ष 1 अक्ष 2, ठीक है। और फिर मेरे को कोई तीसरी है अक्ष है आई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या लिखूंगा, आई जेड इज इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2, और सेम टू सेम इसके सापेक्ष में जो द्रव्यमान वितरण है वो सेम है, इसके सापेक्ष में द्रव्यमान वितरण सेम है, तो सेम टू सेम चीज आएगी, ठीक है। तो कोई भी एक्सेस जो रिंग के जो तल है, जो प्लेन है, उसमें उपस्थित हो, उसमें हो तथा इससे गुजरे, इसके केंद्र से गुजरे, तो कोई भी एक्सेस, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बस इसके सेंटर से पास होनी चाहिए। सभी के लिए क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। सभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। बात क्लियर? एम आर स्क्वायर बाय 2। और यदि वो सेंटर से गुजरे और लंबवत हो तो आपको फॉर्मूला बताइए, ओनली फॉर एम आर स्क्वायर। बात क्लियर? चलिए, तो आई व्यास क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये समझ गए भला का कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम शक्ति के लिए भी है, ठीक है। ये x है, इसके लिए इसको एक मान लो यहां y, ठीक। अब यहां से देखोगे आप, तो भाई इसका अगर आई एक्स, ये x एक्सिस के इस साइड मास सेम है, इस साइड मास सेम है, यानी कि जो द्रव्यमान वितरण है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। आई का y के रेस्पेक्ट में देखोगे इस साइड सेम है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे, विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। और आई को आप आई व्यास भी बोल सकते हो, ठीक है। आई व्यास यानी कि डायमीटर, ओके। अब सेम टू सेम चीज आपको इसके रेस्पेक्ट में पता है, जेड के रेस्पेक्ट में
ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई जेड तो हम लोग पहले से पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी जो सेंटर से गुजरे और इसके लंबवत हो तो क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, और आई एक्स आई वाई कितनी हो जाएगी, आई व्यास 2 आई व्यास। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आई व्यास है वो कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, कितना जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। तो यानी कि सिंपल सी बात है, क्या होगा, जो इस वाली एक्सिस का है उसका आधा होता है डायमीटर से वाला, इसका एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है तो इसके लिए एम आर स्क्वायर बाय 4 हो गया, इसका एम आर स्क्वायर होता है इसलिए एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया। समझ गए। अब कोई भी एक्सिस ले लो, ये वाली एक्सिस ले लो, ये वाली एक्सिस ले लो, ये वाली, बस वो एक्सिस कहां से, सेंटर से पास होनी चाहिए, और ये जो तल है उसमें से उसमें होनी चाहिए। समझ गए, लंबवत नहीं होनी चाहिए, लंबवत नहीं होनी चाहिए। लंबवत में तो ये फिर इस केस में एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, बाकी सारे केस में ये ऐसे ऐसे बस इससे पास हो तो एम आर स्क्वायर बाय 4। बात क्लियर, ठीक है, ये तो समझ गए, तो ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, भले और रिंग तो सेम ही होते हैं, सेम टू सेम चीज होती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई इक्वल जो इसके लिए होगा वही, आई व्यास क्या हो जाएगा, आई व्यास एम आर स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा, सिंपल है। नहीं, गलती मत करना, गलती मत करना, ये मैंने जानबूझ के रखा है, एक्चुअली में गलती करना भी मत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब मैंने थ्योरम लिखवाई कि ये जो लंबवत अक्षों की थ्योरम है, अक्षों की प्रमेय ओनली फॉर समतलीय वस्तुओं के लिए। समतलीय वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तु आती है, वलय आती है, चकती आती है, और क्या आती है, जो प्लेट है वो आती है, और कोई समतलीय वस्तु को दूसरी बदली, मान लो इस टाइप, इस शेप की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो समतलीय होनी चाहिए, 2 डायमेंशनल होनी चाहिए, 2 डायमेंशनल। जबकि गोला, बेलन, स्फीयर और सिलेंडर क्या है, 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, तो इसके लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। समझ गए, थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं कि छोटा सा, मतलब मेरी वीडियो का ऐसे काट के, बहुत छोटा सा काट के 2 सेकंड का 3 सेकंड का क्लिप, देखिए टीचर कैसे पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा इंटरनेट पे भी होता है, बहुत सारी चीजें आपके सामने जो आती है ना, उनको आधी काट के दिखाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपके साथ मजाक किया ऐसे बता के, वो पीछे वाला तो दिखाता ही नहीं कि भाई बाद में क्या बताया रियल में, वो तो सिर्फ एक मजाक के लिए बताया था, ताकि आपका मतलब आपके माइंड में रहे। नहीं तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि हाँ इसके लिए थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, तो शायद हो सकता था आपके माइंड में इतना फिट नहीं बैठता, लेकिन अब आपके माइंड में रहेगा, नहीं यार सर बता रहे थे, फिर सर ने बोला ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह, तो वो पूरी पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम नॉट एप्लीकेबल यानी कि लंबवत अक्षों की प्रमेय इसके लिए लागू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि लंबवत अक्षों की प्रमेय किसके लागू है, फॉर 2 डायमेंशनल बॉडी, द्विविमीय, समतलीय। ठीक है, उनके लिए 3 डायमेंशनल या फिर त्रिविमीय के लिए ये लागू नहीं होती। और बेलन क्या है, 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है। ठीक है, इसकी 3 विमाएं होती है। ठीक है, जो बेलन है, बेलन की क्या होती है, 3 विमाएं होती है। कैसे 3 विमाएं, यानी कि भाई बेलन की लंबाई तो होगी, ये लेंथ होगी, ये जो चौड़ाई भी होगी, और इसके अलावा मोटाई भी तो होती है बेलन की। भाई ये बेलन है, सिंपल सी बात है, ये बेलन है, लंबाई होगी। अब ये देखो, इसकी मोटाई है और चौड़ाई भी है। ठीक है, इसीलिए तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए, तो इतना शायद समझा दिया, मतलब आपको थ्योरम समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अब देखिए, अब पढ़ते हैं अपन समांतर अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समांतर अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यह द्विविमीय यानी कि समतलीय 2 डायमेंशनल बॉडी और त्रिविमीय दोनों के लिए उपयोगी है। यानी कि दिस थ्योरम कैन बी यूज्ड फॉर बोथ 2 डायमेंशनल बॉडी एंड 3 डायमेंशनल बॉडी। यानी ये सभी के लिए लागू होगी। बोले गोला ले लो, ठीक है, सिलेंडर ले लो, ठीक है, या मैं बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है गोला ले लो, सिलेंडर ले लो, बर्तन ले लो, ठीक है, चक्ती ले ली, ठीक है, जो भी है अपने पास, सबके लिए ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी। ठीक है,
तो यानी कि अभी अपने को सोचना नहीं है कि ये क्या है, सिलेंडर है या फिर डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, क्योंकि जो अपने लंबवत वाली थी, सॉरी यहाँ पे मेरे को पैरेलल लिखना था, ये गलती कर दिया, पैरेलल, ओके हाँ। तो जो उसमें तो क्या था कि भाई जो लंबवत वाली थ्योरम है, परपेंडिकुलर वाली, वो सॉलिड टाइप जैसे कि सिलेंडर है, ठीक है, ये अपने स्फीयर है, गोला है, उनके लिए उपयोग में नहीं ली जा सकती है, कि ये सभी के लिए, यानी कि ये द्विविमीय, समतलीय और त्रिविमीय दोनों के लिए उपयोगी है। बात क्लियर? अब देखो, अब ये कोई बॉडी है, ये पूरी क्या बॉडी है ऐसी, ठीक है, ये बॉडी, पूरी बॉडी है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर बनाई हुई है ना, ये कोई वस्तु है, बॉडी है, ठीक है। हाँ भाई, कोई भी शेप हो सकता है, इसलिए अपन क्या लेते हैं फिजिक्स में, अपन ऐसे बॉडी को ऐसे बनाने के लिए कुछ भी निकाल लेते हैं, ऐसे बनाते हैं बॉडी को होता, ठीक है। अब देखो, आपके पास एक एक्सिस है, एबी एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? एबी एक्सिस। वो एबी एक्सिस कहां से पास होती है एक्चुअली में? सेंटर ऑफ मास से, COM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से पास होती है। COM कहां से गुजरती है? द्रव्यमान केंद्र से, ठीक है। और उससे d दूरी पर कोई एक्सिस है CD, उससे d दूरी पर कोई एक्सिस है CD। ये d दूरी कैसी है? लंबवत दूरी है, समझ गए? ये लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी, यानी कि इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो तो न्यूनतम होती है। फॉर एग्जांपल न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस, ये दो लाइन है, इन दो लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी? लंबवत दूरी, समझ गए? बाकी लॉन्गेस्ट तो बहुत सारी हो सकती है, ऐसे ले लो तो बहुत लंबी, फिर और लंबी, और लंबी, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? ये वाली, ये होती है डिस्टेंस, डी मतलब लंबवत, ठीक है, एक दूसरे के मतलब ये समझ लो। अभी इस कंडीशन में अपन इस डिस्टेंस को मेजर करें तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी, ठीक। तो अब देखो, IAB, इस AB जो है उसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या है मालूम है, विथ रेस्पेक्ट टू AB अपने को क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लिया IAB है, उसके बाद I सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है। इसको अपन I सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, IAB को I सेंटर ऑफ मास, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू AB के सापेक्ष जड़ता गुण बोलो, या फिर ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है उसके सापेक्ष जड़ता गुण बोलो। बात क्लियर? तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण, यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। अब ये AB एंड CD बोथ क्या है? आपस में समांतर है, पैरेलल होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जिस प्रकार वहां पे अपने एक्स एंड वाई एक्सिस लंबवत थी तो उसलिए उसका नाम हो गया था लंबवत अक्षों की थ्योरम, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे समांतर है, पैरेलल है, इसीलिए इसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो AB एंड CD क्या है? समांतर है, पैरेलल है, ठीक है, तथा आपस में d दूरी पर, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है? d है। m क्या है? दी गई वस्तु का द्रव्यमान, यानी जो बॉडी दी हुई है इसका मास है कितना? m। तो फॉर्मूला क्या आता है? फॉर्मूला ये कहता है कि ICD, इस CD का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICD विद रिस्पेक्ट टू CD एक्सिस कितना हो जाएगा? ICD CD एक्स के सापेक्ष वो हो जाएगा ICD इज इक्वल टू IAB प्लस इस बॉडी का टोटल मास कितना? m इंटू ये d का स्क्वायर, md स्क्वायर। यानी कि अगर मैं IAB को I सेंटर ऑफ मास लिखूं तो कोई रियल फार्मूला वो आपके सामने लिख के निकल के आ जाता है। यानी कि आपको यदि इस वाले एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, CD एक्सिस के रेस्पेक्ट में चलो तो आपको निकालना है, और आपको इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के लिए पता है, तो आप क्या करोगे? उस सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है उसमें आप md स्क्वायर जोड़ दोगे, जहां पे m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान, उस बॉडी का मास, ठीक है, जबकि d क्या है? ये डिस्टेंस है इन दोनों एक्सिस के बीच की। बात क्लियर? चलिए, एक सबसे बड़ी बात, CD जो एक्सिस है वो वस्तु से बाहर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि CD एक्सिस यहीं पे रहे। ये CD एक्सिस यहां भी हो सकती है, इस वस्तु से, इस बॉडी से बाहर भी हो सकती है, आउटसाइड बॉडी भी हो सकती है, समझ गए? इस प्रकार के हम सवाल भी करेंगे, ठीक है, इस प्रकार के हम सवाल भी करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये अपने दिमाग में मत
बिठा लेना कि सर ये CD एक्सिस मैंने इसके बॉडी के अंदर दिखा दी, इसका मतलब ये बॉडी के अंदर ही होगी, नहीं, ये कहीं भी हो सकती है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि CD और AB क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। समझ गए? मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि भाई ये CD ये भाई दोनों एक्सेस इसी में होनी चाहिए, इसी बॉडी होनी चाहिए, नहीं, ये बाहर भी होनी चाहिए। इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। वैसे मोस्टली आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बुक्स में भी ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं होगा। ठीक है, CD वस्तु से बाहर भी हो सकती है, जो CD एक्सिस है वो वस्तु से बाहर भी हो सकती है। ठीक है, तभी तो हम बहुत बार ऐसे पढ़ेंगे, जब ये छड़ है, रॉड है, उसके लिए अपन इस वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो क्या है, ये तो यूज करेंगे। ठीक है, आगे अपन करेंगे क्वेश्चन इस टाइप के, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अपने माइंड में ऐसे मत सेट कर लेना कि भाई CD इसके अंदर ही होगी, बाहर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। बस सिर्फ ध्यान ये रखना कि दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए बस, और दोनों में से एक सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अब बात करेंगे किसकी, गोले की। किसकी बात करेंगे, गोले की। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, ठोस गोला, सॉलिड स्फीयर एंड खोखला गोला, होलो स्फीयर के स्पर्श रेखा यानी जो टेंजेंट होती है वो के सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट। अपने को जो ऐसी एक्सिस के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना, मोमेंटम से ज्ञात करना जो उसके टेंजेंट से पास हो रही हो, यानी कि स्पर्श रेखा से गुजरती हो, यानी स्पर्श रेखा से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। किसके लिए, खोखला गोला और ठोस गोला। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, गोला है। ठीक है, ये अब अंदर से थोड़ा खोखला भी है। ठीक है, लेकिन अभी इसको गोला मान लो, जब खोखले की बात करेंगे तो खोखला मान लेना, ठोस की बात करें तो ठोस मान लेना। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है, ये जो स्पर्श रेखा से गुजरे ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये वाली एक्सिस, ये कैसे भी यहां से गुजरो, यहां से कहां से भी गुजरो, यहां से गुजरो, यहां से गुजरो, यहां से गुजरे, यहां से गुजरे, यहां से गुजरे, किसी भी के सापेक्ष फॉर्मूला सेम ही होगा। रीजन क्या है, रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो, ये कह रहा है कि भाई खोखला गोला जो स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो एक्सिस है, इसके सापेक्ष आपको जड़त्व आघूर्ण क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मान लिया आई, ये जो इसको मान लिया आपने एक्सिस, कुछ भी मान लिया, चलो आई टी ना, ये चलो इसको मैं नाम देता हूं, कुछ भी ए बी दे दिया। चलिए फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने दे दिया ए बी, यहां पर भी इसको नाम क्या दे देंगे, ए बी। ठीक है, ए बी, बात क्लियर? अब आपको नाम से मैंने जानबूझ के नाम ए बी दिया है। ठीक है, क्योंकि पहले तो अपन जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें ए बी उस साइड था, तो हमेशा ध्यान रखना ये सिंपल तो हम कहीं भी कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसीलिए मैं जानबूझ के आपको ये ए बी देके थोड़ा बहुत घुमाऊंगा भी, ताकि माइंड में आपके फॉर्मूला सेट हो जाए कैसे करना है। अब देखो, जो खोखला गोला है उसका सेंटर ऑफ मास का कहां होगा, यहाँ होगा, द्रव्यमान के अंदर क्या होगा, यहाँ होगा। तो जो ये वाली एक्सिस है, इसके रेस्पेक्ट में आपको ध्यान है, ये कौन सी एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास वाली। कौन सी एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास वाली। ये डिस्टेंस क्या होगी, इसके रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, रेडियस के बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही था कि भाई आई सी डी इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आई सी डी की जगह क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों क्या है, दोनों आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस आर है, वही ये वाली एक्सिस, और दूसरी अपने जो पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो यहां से पास हो रही थी और सेंटर से गुजर रही थी ऐसे। मेरे पास उसको है नहीं तो मैं इसको छेद करके निकाल देता। ठीक है, तो ये देखो यहां से गुजरने वाली एक्सिस, उसी के लिए तो अपने फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने वो। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से सीधी सी बात है आपको आई ए बी के लिए निकालना है, तो सीधी सी बात है अपना जो फॉर्मूला लगेगा समांतर अक्षों की थ्योरम, आई ए बी, ध्यान रखना ये फॉर्मूले पे अपने ये एक्चुअली में आई सी डी था, आई सी डी इक्वल टू आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर, जहां पे अपने आई ए बी को सेंटर ऑफ मास वाले बोले, लेकिन अपने को फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है कि भाई कैसे कहां क्या यूज करना है। सिंपल सी बात ये है कि भाई जो ऐसी एक्सिस जो इस
सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के समांतर हो और उससे d दूरी पर हो, तो वो एक्सिस कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, प्लस आई सेंटर ऑफ मास प्लस इसका मास कितना दिया हुआ है m और d स्क्वायर, मास कितना दिया हुआ है m और d स्क्वायर। तो अब देखो ये होता है फॉर्मूला, लेकिन अब अपने यहाँ पे d नहीं हो गया, एक्चुअली में कितना है, ये डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, r है, इनके बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, r स्क्वायर। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको आई सेंटर ऑफ मास पता है, आई केंद्र से गुजरने वाली, गोले के केंद्र से गुजरने वाली सेंटर ऑफ मास क्या होगा, गोले का केंद्र सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। जो गोले का केंद्र है वही तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, तो वो आपको पहले से पता है, आई सेंटर ऑफ मास आपको पहले से पता है 2/3 mr स्क्वायर, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। 2/3 mr स्क्वायर किसके लिए, खोखले गोले के लिए। यहां से देखो आई ए बी यानी कि जो स्पर्शरेखा है, जो टेंजेंट बनाती है, ये देखो स्पर्शरेखा यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट बनाती है, उसके लिए क्या हो जाएगा, आई ए बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ है 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर और आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एम ये, ठीक है, दोनों सेम है, कितना हो जाएगा ये, जब टोटल करोगे तो आई ए बी बराबर 3 और ये 5/3 mr स्क्वायर, तो आई ए बी के सापेक्ष कितना आ जाएगा, 5/3 mr स्क्वायर, कितना आएगा 5/3 mr स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ठोस गोले की, सॉलिड की। तो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज है, बस आपकी ये आई जो सेंटर ऑफ मास वाला है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखो, अब फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको यहाँ पे नाम सी डी दे दूं, आपके लिए थोड़ा काम मतलब ऐसे, हाँ। अब आपको ये सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली एक्सचेंज है उसका आपको ध्यान है, ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सचेंज है, कहां से गुजरेगी एक्सेस, सेंटर ऑफ मास से, यानी कि यहां से। इनके बीच की दूरी क्या है, d, यानी कि कितनी होती है, r है, ठीक। क्या हो जाएगा फॉर्मूला वही आई सी डी, आपने नाम सी डी दे दिया इसका, ठीक है। बाकी इस साइड क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के सापेक्ष प्लस उस वस्तु का द्रव्यमान m, मास m और ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी, d की जगह r है तो mr स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से तो आई सेंटर ऑफ मास कितना है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के सापेक्ष अपने फिजिकल में देखा था, तो इसके लिए 2/3 है, इसके लिए ज्यादा होता है, इसके लिए सॉलिड के लिए क्या कम होता है, कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। अब ये 2/5 mr स्क्वायर है, तो आप देख लो ये आई सेंटर ऑफ मास यानी 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो 5 ऊपर जाएगा 7/5 7/5 mr स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके जो स्पर्शरेखा है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। बात क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, यही तो हुआ कि जो सॉलिड है, सॉलिड की आपका जो टेंजेंट है स्पर्शरेखा के सापेक्ष आपको निकालना है, ठीक है। कौन सी वाली, स्पर्शरेखा, और ये आपको पहले से ही पता था, जो एक्सिस यहां से पास होती है उसके सापेक्ष आपको पहले से ही पता था, क्लियर। बाकी फॉर्मूला रखना नहीं है, ध्यान रखना हमेशा सिंपल सी बात है कि भाई इस वाली को मैंने दे दिया, यदि मान लिया ये कोई एक्सिस है आई सेंटर ऑफ मास से, ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसका जड़त्व आघूर्ण आई सेंटर ऑफ मास है। फिर दूसरी इसके समांतर एक्सिस, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, मेरी इच्छा, मैंने दे दिया इसको एक्स एक्सिस, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, मैंने मान लिया y, फॉर एग्जांपल इनके बीच की दूरी को मैंने मान लिया y, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए कैसे लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा मैं, क्या लिखना मेरे को, इसका आई एक्स, इस वाली एक्सिस के सापेक्ष बराबर क्या जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस
जो वस्तु दी है उसका द्रव्यमान m और दूरी कितना y का स्क्वायर। समझ गए? तो फॉर्मूला लिखना समझ गए? फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, ये बस ये रीजन होता है। यहाँ पे ये एक सॉलिड एग्जांपल है आपके सामने जहां बच्चे फॉर्मूले को रट के फंस जाते हैं। आई ए बी ए बी ए बी, अरे ए बी तो नामकरण दिया, वहां नाम दे दिया बस। ठीक है, बात क्लियर ना? तो उस नामकरण के पीछे नहीं भागना है। रियल कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे क्या यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा जो थ्योरम ऑफ अक्षेज है, अक्षों की जो प्रमेय है, वो पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसके और भी, तो उसके बाद आपके सारा काम इजी हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।